Hello everyone, I welcome you all in my channel Smart Study। बच्चों हम आज क्लास 9th का पहला चैप्टर करेंगे जो कि एक केमिस्ट्री का चैप्टर है मैटर इन आवर सराउंडिंग्स। सो मैटर इन आवर सराउंडिंग पहले हम शुरुआत करें हमारे इर्द गिर्द सराउंडिंग में कितनी सारी ऐसी चीज़ें हैं जो कि अलग अलग शेप्स में हैं और अलग अलग साइजेस में है। तो हम बोल सकते हैं कि वेराइटी है बहुत सारी चीज़ों की, थिंग्स की अराउंड अस, हमारे इर्द गिर्द, विद डिफरेंट अलग अलग डिफरेंट शेप्स की और डिफरेंट साइजेस। इवन उनका टेक्सचर भी अलग होता है। टेक्सचर से मतलब कि क्या वो सॉफ्ट हैं, अगर आप उनको टच करते हो क्या आपको हार्ड नज़र आते हैं, क्या फील करते हो, तो वो टेक्सचर होता है। नाउ दीज थिंग्स जो भी हमारे आसपास चीज़ें हैं ये किसकी बनी हैं? दे आर मेड अप ऑफ पार्टिकल्स। वो छोटे छोटे पार्टिकल से बनी है जिसे हम बोलते हैं मैटर। दैट सब्सटेंस इज नोन एज मैटर। सो मैटर क्या होता है? एवरीथिंग इज मेड अप ऑफ मैटर। मैटर इज समथिंग विच ऑक्यूपाई स्पेस एंड हैव मास। एक एग्जाम्पल के तौर पे अगर मैं आपको बोलूं ये एक इरेजर है, इस इरेजर का कुछ ना कुछ शेप है, ये शेप है और ये कुछ ना कुछ एरिया भी कवर करेगा और इसका कुछ मास भी है। अगर मैं इसे उठाती हूँ तो आई फील देयर इज सम मास ऑफ दैट ऑब्जेक्ट। सो दिस इज कॉल्ड मैटर। अगर मैं एक चौक की बात करूं, ये चौक है, ये चौक को इतना एरिया कम से कम चाहिए, इतना स्पेस ये कवर करेगा और इसका कुछ मास भी है। सो दीज आर द एग्जाम्पल्स ऑफ मैटर। इवन एवरीथिंग जो भी हमारे आसपास चीजें हैं वो सब क्या है? मैटर है। सो मैटर को हम क्या बोलते हैं? विच अ सब्सटेंस विच ऑक्यूपाई स्पेस एंड हैव मास, दिस इज कॉल्ड मैटर। अब बच्चों एक और चीज आती है मास। अगर आप देखो, आप बोलो कि हमने वेट क्यों नहीं लिखा यहाँ पे, हमने मास क्यों लिखा है? तो इन दोनों वर्ड्स में कुछ डिफरेंस है। मास मतलब कि कितने नंबर ऑफ पार्टिकल्स इस इतने ऑब्जेक्ट, इतने वॉल्यूम में, पर यूनिट वॉल्यूम में कितने नंबर ऑफ पार्टिकल्स प्रेजेंट है, वो उसका मास है। और वेट क्या होता है? वेट इज समथिंग विच इज ड्यू टू द ग्रेविटी। जैसे हम अपना क्या बोलते हैं, किसी भी ह्यूमन का, किसी भी पर्सन के वेट की बात करते हैं तो वेट मतलब उसका वजन कितना है, कितना ग्रेविटी उसको पुल कर रही है अपनी तरफ, दैट इज इट्स वेट। सो ये दोनों में अंतर होता है। नाउ मैटर इज बेस्ड ऑन, मैटर जो है वो दो चीजों पे बेस्ड है। दैट इज बेस्ड ऑन, नंबर वन इज उसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज, फिजिकल प्रॉपर्टीज, और दूसरा है उसकी केमिकल प्रॉपर्टीज। आपने ये वर्ड्स बहुत बार सुने होंगे। आई एम श्योर आप जब भी केमिस्ट्री या फिजिक्स की बात करते हो तो आप फिजिकल केमिकल बहुत बार सुनते हो, पर हमें इनमें डिफरेंस पता होना ज़रूरी है। फिजिकल प्रॉपर्टीज हमें, दे एनेबल अस टू डिफरेंशिएट वन मटेरियल फ्रॉम द अदर। एक मटेरियल को दूसरे मटेरियल से डिफरेंशिएट करने में हेल्प करता है, वो क्या है? फिजिकल प्रॉपर्टीज। जैसे कि कलर, इफ आई टॉक अबाउट किसी भी ऑब्जेक्ट, उसका कलर जो है हम देख पाते हैं कलर को, उसका डेंसिटी, डेंसिटी मीन्स मास पर यूनिट वॉल्यूम, उसका वॉल्यूम की हम बात कर सकते हैं, उसकी मास की हम बात कर सकते हैं, उसका बॉइलिंग पॉइंट, मेल्टिंग पॉइंट, टेम्परेचर, ये जो सब चीज़ें हैं, दीज ऑल कम अंडर द फिजिकल प्रॉपर्टीज। एंड केमिकल प्रॉपर्टीज मीन्स the quality of being shown. Like for example, if I'll say chemical properties, जैसे कि मैं आपको एग्जाम्पल बता दूं, फ्लेमेबिलिटी, टॉक्सिसिटी, एबिलिटी टू रस्ट, तो ये सब जो एग्जाम्पल है, फ्लेमेबिलिटी मतलब कितनी जल्दी कोई भी सब्सटेंस बर्न होता है, जलता है, हाउ क्विकली अ स्पेसिफिक मटेरियल बर्न और कैचेस फायर। सो वो क्या है? उसकी फ्लेमेबिलिटी होती है।
टॉक्सिसिटी मीन्स पॉइजनस, कितना पॉइजनस है वो, कितना हार्मफुल है. सो दैट जब वो चीज़ें केमिकली चेंज होती हैं या उनमें कुछ, यू कैन से हाउ मैटर चेंजेस फॉर्म, अपना फॉर्म कैसे चेंज करते हैं व्हेन इट रिएक्ट विद अदर मेटल, वो दूसरे मेटर से रिएक्ट होके अपना फॉर्म कैसे चेंज करते हैं, उसे बोला जाता है केमिकल प्रॉपर्टीज. आई होप आपको ये दोनों चीज़ें क्लियर हो गई होंगी कि ये बहुत बेसिक चीज़ें हैं मैटर के बारे में कि उसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज़ क्या होती हैं और उसकी केमिकल प्रॉपर्टीज़ क्या होती हैं. तो आप जब भी इन वर्ड्स को आप देखो आगे तो आप इस चीज़ को डिफ्रेंशिएट कर पाओ कि फिजिकल में हमें किस चीज़ के बारे में बात करनी है और केमिकल प्रॉपर्टीज़ में हमें किस चीज़ के बारे में बात करनी है. The physical nature of the matter. So what we are going to talk about, physical nature of matter. Okay, so the first point in this is the matter is made up of particles. Yes, matter is made up of particles. किस चीज़ के बने हैं matters? वो particles के बने हैं. फाइन. अब हम इसको कैसे प्रूव करेंगे कि मेटल जो है वो पार्टिकल्स के बने हैं. मान लीजिए सपोज वी हैव, हमारे पास वाटर है. आई थिंक सबने ही ये एक्सपेरिमेंट मोस्टली घरों में किया होगा या ऑब्जर्व की होंगी ये चीज़ें कि अगर आप पानी लीजिए उसमें आप चीनी या नमक मिला दीजिए तो क्या नमक और चीनी आपको दिखाई देता है पानी में? जी नहीं. वो क्या होता है, पूरे तरीके से वो पानी में डिसॉल्व हो जाता है. जैसे मान लीजिए यहाँ पे एक ग्लास में पानी है और मैं इसमें नमक डाल दूँ और व्हेन आई डिसॉल्व, जब मैं इसे हिलाऊंगी, डिसॉल्व करूंगी तो क्या होगा, जो सॉल्ट है, सॉल्ट कंप्लीटली वाटर में क्या हो जाएगा, डिसोशिएट, कंप्लीटली डिसॉल्व हो जाएगा. डिसॉल्व होने का ये मतलब है, डिसॉल्व होने से ये मतलब है कि आपको वाटर में सॉल्ट के पार्टिकल्स सेटल होते हुए नहीं दिखाई देंगे. तो पार्टिकल्स गए कहाँ? अगर हमें नमक नहीं दिखाई दे रहा है पानी में तो वो नमक कहाँ गया? तो वो नमक कहाँ गया कि जो वाटर था हमारा, उसमें जो स्पेस था, वाटर के मॉलिक्यूल्स में जो स्पेस था, वो सॉल्ट के पार्टिकल्स उन स्पेसिस में जाके बैठ गए. दे आर बीन देयर, वो उस वाटर में सॉल्ट के पार्टिकल्स कंप्लीटली उन्होंने वो स्पेस वहां पे कवर कर लिया. सो इस वजह से हम क्या कहते हैं कि मैटर इज मेड अप ऑफ पार्टिकल्स. दैट मीन्स व्हेन वी डिसॉल्व, अगर हम सॉल्ट को वाटर में डिसॉल्व करें तो जो पार्टिकल्स हैं सॉल्ट के, वो वाटर मॉलिक्यूल्स के बीच में जो स्पेस होता है, वो सॉल्ट के पार्टिकल्स वहां जाके कंप्लीटली वो स्पेस को कवर कर लेते हैं. सो दैट्स व्हाई मेड अप ऑफ particles. Matter is made up of particles. Number 2 is how small is these particles? How small are these particles? अब ये पार्टिकल्स कितने छोटे हैं आप खुद ही आइडिया लगा सकते हो कि जब हमने वाटर में उसे डिसॉल्व किया, द वाटर इज कंप्लीटली, आपको क्लियर वाटर दिखेगा, आपको कहीं पे भी कुछ भी पार्टिकल्स यहाँ दिखाई नहीं देंगे सॉल्ट के. सो इसका ये मतलब हुआ कि जो सॉल्ट के भी पार्टिकल्स थे वो इतने छोटे थे, वो इतने माइन्यूट थे कि वो कंप्लीटली वो वाटर में डिसॉल्व हो गए. एक सिंपल सा एग्जाम्पल लेते हैं. आपने डेटॉल देखा होगा, लिक्विड डेटॉल. अगर हम डेटॉल को 2 ml डेटॉल को हम अगर डिसॉल्व करें 100 ml वाटर में डिसॉल्व कर दें, व्हाट हैपन, ये कंप्लीटली मिक्स हो जाएगा. 100 ml वाटर में 2 ml डेटॉल विल कंप्लीटली मिक्स्ड. बट अगर आप उतने ही 102 ml में अगर आप 100 ml वाटर और डालेंगे तो क्या होगा, स्टिल आपको डेटॉल का स्मेल यू कैन ऑब्जर्व, आप ऑब्जर्व करोगे, यू कैन स्मेल कि डेटॉल की अभी भी आपको स्मेल जो है वो आ रही है. सो दैट मीन्स कि डेटॉल के पार्टिकल्स इतने माइन्यूट हैं, इतने छोटे हैं कि वो स्टिल हमारी इमेजिनेशन के भी बियॉन्ड स्मॉल है. सो दैट उनके पार्टिकल्स, डेटॉल के पार्टिकल्स
इतने छोटे टुकड़ों में टूट जाते हैं कि वो बहुत देर तक, बहुत डाइल्यूशन के बाद भी हमें फ्रेग्रेंस देते हैं. सो दैट इज द एग्जाम्पल ऑफ हाउ स्मॉल आर दीज पार्टिकल्स. अब हम बात करेंगे कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पार्टिकल्स ऑफ मैटर. क्लियर बच्चों? अब हम कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पार्टिकल्स ऑफ मैटर की बात करेंगे कि वो पार्टिकल्स का नेचर क्या है, कैसे होते हैं वो पार्टिकल्स. क्लियर? सो फर्स्ट पॉइंट इज पार्टिकल्स आर कॉन्टिन्यूसली मूविंग. पार्टिकल्स कॉन्टिन्यूसली क्या करते रहते हैं? वो कॉन्टिन्यूसली लगातार मूव करते रहते हैं. कैसे? आपको कैसे पता चलेगा कि कॉन्टिन्यूसली मूव कर रहे हैं? एक सिंपल सा एग्जाम्पल लीजिए. जब सपोज किसी के घर में मैगी बनती है, सो मैगी तो किचन में बनती है. क्लियर? स्टिल इफ यू आर सिटिंग इन, आप किसी रूम में बैठे हो तो आपको क्या है, मैगी का स्टिल आपको फ्रेग्रेंस, मैगी की खुशबू आनी शुरू हो जाती है. यस? सो दैट मीन्स जो पार्टिकल्स हैं वो एयर में क्या हो रहे हैं, वो एयर में कॉन्टिन्यूसली मूव कर रहे हैं. वहां से मूव करके वो हमारे नोस्ट्रिल, हमारे नोज तक वो ट्रैवल करते हुए आते हैं, जिससे हमें लगता है कि उसकी खुशबू आ रही है. सिंपल एक और एग्जाम्पल हो, इंसेंस स्टिक. इंसेंस स्टिक मतलब अगरबत्ती. आप कभी भी देखिएगा तो अगरबत्ती आप एक कोने में जलाते हैं, बट उसकी खुशबू सारे कमरे में फैल जाती है. दैट मीन्स उसका जो पार्टिकल्स हैं वो कॉन्टिन्यूसली दे कीप ऑन मूविंग इन द अलॉन्ग विद द एयर. सो दैट्स वाई हम यही बोलते हैं कि कॉन्टिन्यूसली मूव करते रहते हैं पार्टिकल्स. अब एक और चीज समझने वाली है बच्चों की, जब कॉन्टिन्यूसली पार्टिकल्स मूव करते हैं तो वो मूव करना मतलब दे आर इन द मोशन. उनका सिचुएशन क्या है उस टाइम, वो मोशन में है. और हमने ये छोटी क्लासेस में भी पढ़ा है कि जब पार्टिकल्स या कोई भी ऑब्जेक्ट मोशन की वजह से कोई एनर्जी पोजेस करता है, सो दैट इज कॉल्ड काइनेटिक एनर्जी. उसे क्या बोला जाता है? काइनेटिक एनर्जी. काइनेटिक एनर्जी मीन्स द एनर्जी पोजेस्ड बाय अ बॉडी. किसी भी बॉडी के थ्रू कोई भी एनर्जी पोजेस की जाती है, कब? ड्यू टू इट्स मोशन. दैट मीन्स जब वो मूव कर रहा है, मूवमेंट के टाइम पे जो एनर्जी है वो कौन सी एनर्जी है? काइनेटिक एनर्जी है. राइट? अब एक और चीज, जब हमारे वो पार्टिकल्स मूव करते हैं, इंसेंस स्टिक के पार्टिकल्स मूव करते हैं, तो वो दूसरे मैटर से वो क्या हो जाते हैं? पार्टिकल्स मिक्स हो जाते हैं. That is called diffusion. Diffusion is what बच्चों? Diffusion, ये छोटी छोटी definitions हैं but आनी चाहिए. Diffusion का मतलब होता है the intermixing आपस में मिक्स होना of particles of two different types of matter on their own. Fine? So that is called diffusion. जब particles की intermixing, एक मैटर के पार्टिकल्स जब दूसरे मैटर के पार्टिकल्स में इंटरमिक्स होते हैं, वो दैट प्रोसेस इज कॉल्ड डिफ्यूजन. सो आई होप आपको क्लियर हो गया कि कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पार्टिकल्स ऑफ मैटर कॉन्टिन्यूसली मूविंग किस तरीके से हम जस्टिफाई कर सकते हैं. सेकेंड कैरेक्टरिस्टिक इज पार्टिकल ऑफ मैटर have space between them. Particles of matter have space between them. Space between them. Same example like Dettol. Like if I'll talk about lemonade. आपने सबने नींबू पानी पिया होगा. Lemonade. So what happen in lemonade? Lemonade में आप क्या करते हैं? नींबू पानी बनाने के लिए you take lemon, you take sugar, you take salt. Fine. So आप उन सब चीज़ों को मिक्स करते हो. बट वो सब चीज़ें कहाँ चली जाती हैं? वो कहाँ चली जाती हैं? जो मैटर है उनके पार्टिकल्स के बीच में जो स्पेस होता है वो सब वहाँ चली जाती है, जिसकी वजह से लैमिनेट बनता है. सो दैट इज ऑल्सो इम्पॉर्टेंट दैट कि पार्टिकल्स ऑफ मैटर हैव स्पेस बिटवीन them. Now third characteristic is particles
of matter attract each other. Attract each other. This is really important to understand. समझिएगा कि particles of matter आपस में उनमें फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है. एक सिंपल सा एग्जाम्पल के तौर पे अगर मैं आपको बताऊं तो अगर हम चॉक ले लें एंड आई हैव दिस नेल, फाइन, सो ये दोनों का ही नेचर डिफरेंट है. दिस इज अ चॉक, दिस इज अ नेल. आई कैन सिंपली ब्रेक इट. मैं इसको आसानी से तोड़ सकती हूँ. जैसे आपने देखा मैंने इसको 2 पार्ट्स में कन्वर्ट कर दिया. क्या मैं इसको एनर्जी, जितनी भी एनर्जी लगाऊं, इज इट पॉसिबल फॉर मी कि मैं इसको तोड़ सकूं? नहीं, बिकॉज दोनों में डिफरेंस क्या है, इसमें जो पार्टिकल्स हैं उनमें फोर्सेस, पार्टिकल्स के बीच में फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन इज मोर, एंड इन दिस केस ये पार्टिकल्स बहुत लूजली पैक्ड हैं. दैट मीन्स इनके बीच का फोर्स जो है वो ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं है, जिसकी वजह से हम इसको आसानी से तोड़ सकते हैं. सो दिस इज द बेस्ट एग्जाम्पल टू एक्सप्लेन पार्टिकल ऑफ मैटर अट्रैक्ट each other. That means there is a force acting between the particles. So this force basically keep the particles together. So students, with this note we have completed हमारा characteristics of particles of matter complete होता है. Next will come to next topic. Thank you. Next topic is states of matter. हमारे इर्द गिर्द सराउंडिंग्स में हम जो मैटर पाते हैं वो 3 स्टेट्स में प्रेजेंट होता है. वन इज सॉलिड, another is liquid and gas. So 3 states are solid, liquid and gas. अब एक एक करके हम इंडिविजुअली इन तीनों के बारे में बात करेंगे. पहले हम बात करेंगे सॉलिड्स के बारे में. सॉलिड्स, सो सॉलिड की फर्स्ट प्रॉपर्टी, इससे पहले अगर आपको मैं कुछ एग्जांपल्स दिखा दूं तो इट वुड बी आपके लिए आसान हो जाएगा. जैसे ये पेन सॉलिड है, कह सकते हैं कि ये सॉलिड है. यस, इट इज सॉलिड. क्यों सॉलिड है? बिकॉज इसकी एक फिक्स्ड बाउंड्री है, इसका एक फिक्स्ड शेप है, एंड इट ऑक्यूपाई अ फिक्स्ड स्पेस, सो दैट्स व्हाई इट इज अ सॉलिड. अगर मैं बात करूं एक बुक की, क्या ये बुक सॉलिड है? यस, इट इज अ सॉलिड. क्यों? क्योंकि एक इसका फिक्स्ड वॉल्यूम है, फिक्स्ड शेप है, और ये एरिया भी कवर करता है. फाइन, सो इट इज, दीज आर द फ्यू एग्जांपल्स जो हमें बताते हैं कि सॉलिड है. सॉलिड की फर्स्ट प्रॉपर्टी इज दिस कि सॉलिड में जो पार्टिकल्स होते हैं वो एक डेफिनेट पैटर्न में अरेंज होते हैं. सो पार्टिकल्स दे आर अरेंज्ड इन अ डेफिनेट पैटर्न. डेफिनेट पैटर्न, अब आप बोलेंगे कि डेफिनेट पैटर्न क्या होता है. जैसे मान लीजिए सपोज हमारे पास ये ब्लॉक है, इसमें पार्टिकल्स कैसे अरेंज्ड होंगे? दिस वे, इस तरीके से पार्टिकल्स अरेंज्ड होंगे. ये उसका पार्टिकल्स का अरेंजमेंट है. अगर आप ये देखेंगे पार्टिकल्स, क्या नजर आपको क्या समझ में आ रहा है कि ये पार्टिकल्स के बीच का जो डिस्टेंस है वो बहुत ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल है ही नहीं. और ये फोर्स जो इसमें पार्टिकल्स के बीच में फोर्स है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, वो बहुत ही ज्यादा है. सो ये हमारी पहली प्रॉपर्टी है, पार्टिकल्स अरेंज्ड इन अ डेफिनेट पैटर्न. सेकेंड पॉइंट इज स्ट्रॉन्ग इनफ इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस. ये जो पार्टिकल्स होते हैं सॉलिड में वो इतने क्लोजली पैक्ड होते हैं कि उसमें जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है वो बहुत ही ज़्यादा होता है, जो पार्टिकल्स को आपस में कंबाइंड करके रखते हैं. नाउ थर्ड पॉइंट इज लीस्ट काइनेटिक एनर्जी. एज हमने पहले ही काइनेटिक एनर्जी के बारे में बात किया था कि वो एनर्जी जो एक पार्टिकल्स की मोशन की वजह से होता है, मूवमेंट की वजह से होता है, दैट इज काइनेटिक एनर्जी. अब खुद आइडिया लगाइए बच्चों कि अगर पार्टिकल्स में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा है तो क्या उन्हें मूव करने की जगह मिलेगी? नहीं, वो उनमें मूवमेंट होगा ही नहीं. इसका मतलब उसकी काइनेटिक एनर्जी क्या है? बहुत ही कम है. अगर वो मूव भी करेंगे तो अपनी ही पोजीशन पे वो जस्ट
यू कैन से, आप बोलते हैं ना वाइब्रेट होता है बेसिकली, तो पार्टिकल अपनी ही पोजीशन पे क्या हो रहा है, वाइब्रेट हो रहा है, तो उसकी काइनेटिक एनर्जी बहुत ही कम है, दैट इज लीस्ट काइनेटिक एनर्जी। द फोर्थ पॉइंट इज दे हैव डेफिनेट शेप। यस, मैंने आपको एग्जाम्पल दिया था, सपोज ये पेन है, पेन का एक डेफिनेट शेप है, अपना एक प्रॉपर पर्टिकुलर शेप है, तो यस, सॉलिड्स हैव डेफिनेट शेप। नेक्स्ट पॉइंट इज दे हैव डेफिनेट वॉल्यूम। यस, इसका अपना ही एक डेफिनेट वॉल्यूम भी है, शेप भी है और वॉल्यूम भी है, तो ये हमारी दोनों एग्जाम्पल जस्टिफाई होते हैं। नेक्स्ट इज, सिक्स्थ पॉइंट इज दे आर रिजिड एंड कैन नॉट फ्लो। ऑफ कोर्स रिजिड का मतलब होता है हार्ड। यस, ये हार्ड है, आई कैन से दिस इज हार्ड। और क्या ये पानी की तरह फ्लो कर रहा है? नहीं, ये पानी की तरह फ्लो नहीं करता, सो कैन नॉट फ्लो। नाउ नेक्स्ट इज कंप्रेसिबिलिटी, कंप्रेस होना। क्या मैं पेन को कंप्रेस कर सकती हूँ? क्या मैं यहाँ से इस एंड और इस एंड से फोर्स लगाऊं, क्या ये कंप्रेस हो सकता है? नहीं, तो इसमें कंप्रेसिबिलिटी होती नहीं है। फाइन ना, कुछ ऐसी सिचुएशंस लेंगे बच्चों हम, जहां पे हम सॉलिड को हम जस्टिफाई करेंगे कि यस, इन सिचुएशन, डिफरेंट सिचुएशन होने के बावजूद भी वो क्या है, सॉलिड्स हैं। सो मेरे पास 3 सिचुएशन है। वन इज आई विल टेक रबर बैंड, नंबर 2 मैं स्पॉन्ज ले लेती हूँ, एंड नंबर 3 मैं कुछ क्रिस्टल्स शुगर के ले लेती हूँ। फाइन, मेरी पहली सिचुएशन ये कहती है, ये आपकी एनसीईआरटी में भी बच्चों ये क्वेश्चन है, एंड दिस इज बिट मुझे लगता है अंडरस्टैंडिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है, तो थोड़ा समझ के करिएगा। मान लीजिए हमारे पास ये रबर बैंड है। रबर बैंड, कैन इट चेंज इट्स शेप ऑन स्ट्रेचिंग? इज इट सॉलिड? ये हमारी सिचुएशन है। यस, अगर मैं थोड़ा सा फोर्स अप्लाई करूँ, यस, ये क्या हो रहा है, स्ट्रेच हो रहा है, एंड जैसे ही मैं फोर्स अप्लाई करना बंद कर दूं तो ये अपनी ओरिजिनल शेप में आ जाता है। यस, सो एक और सिचुएशन हो सकती है कि अगर मैं इसमें बहुत ही ज़्यादा फोर्स अप्लाई करूं तो ये एक पॉइंट पे इट कैन बी, ये टूट भी सकता है। फाइन, तो यस, इट इज स्ट्रेचेबल। इट फोर्स अप्लाई करेंगे तो स्ट्रेच हो जाएगा, फोर्स छोड़ेंगे तो ये अपनी वापस शेप में आ जाएगा। यस, इट इज अ सॉलिड। नंबर 2, सेकेंड सिचुएशन इज स्पॉन्ज। आई थिंक सबने देखा है स्पॉन्ज क्या होता है। स्पॉन्ज को, नाउ माय सेकेंड सिचुएशन इज व्हाट अबाउट अ स्पॉन्ज? इट इज अ सॉलिड येट वी आर एबल टू कंप्रेस इट। अभी आपने एक प्रॉपर्टी पढ़ी है कि ये कंप्रेसिबल नहीं है। फाइन, बट एक सिचुएशन है कि हम अगर इसे कंप्रेस करें तो ये तो कंप्रेस हो रहा है। फाइन, सो हाउ इट इज सॉलिड? व्हाट हैपन्स बच्चों, इसमें होता क्या है, जो हमारा स्पॉन्ज होता है इसमें छोटे छोटे माइन्यूट होल्स होते हैं, बहुत छोटे होल्स। क्लियर? उन होल्स में जब भी हम, वो एयर जो होती है वो उन होल्स में ट्रैप हो जाती है। ट्रैप मीन्स दे आर देयर इनसाइड द होल्स, एयर चली जाती है होल्स में, और जैसे ही हम इसे प्रेस करते हैं दैट एयर इज कमिंग आउट, मतलब वो एयर कहाँ जा रही है, एयर बाहर आ रही है, एक्सपेल हो रही है, स्पॉन्ज से बाहर एयर आ रही है। सो हम इसे कंप्रेस कर पा रहे हैं, स्टिल इट इज अ सॉलिड। फाइन, द थर्ड सिचुएशन, आप शुगर ले लीजिए या आप सॉल्ट ले लीजिए, आप जिस भी बर्तन में उसे डालेंगे वो उस जार, उस बर्तन का शेप ले लेता है। यस, बट जो शुगर क्रिस्टल्स होते हैं इनका शेप इंडिविजुअली अगर मैं देखूं तो एक फिक्स्ड शेप है। क्लियर? एक फिक्स्ड शेप है इनका, शुगर क्रिस्टल्स का। सो वी कैन से द शेप ऑफ ईच इंडिविजुअल शुगर और सॉल्ट क्रिस्टल रिमेन फिक्स्ड whether we take it out in our hand or in a plate or in a jar, तो इनका एक फिक्स्ड शेप है। यस, दिस इज अ सॉलिड। तो हमारी ये 3 सिचुएशंस होती हैं जिसमें हम सॉलिड के बारे में बात करते हैं। फाइन, नाउ नेक्स्ट इज लिक्विड्स। बच्चों, जैसे ही हमने अभी सॉलिड की बात करी है ऐसे ही हम लिक्विड्स की भी बात करेंगे।
लिक्विड्स में प्रॉपर्टीज देखें तो फर्स्ट प्रॉपर्टी दैट इसमें जो पार्टिकल्स होते हैं उनका क्या होता है, लाइक दिस इज सॉलिड, बट जब इनमें थोड़ा सा गैप होगा देन दिस इज लिक्विड. फाइन. सो दिस इज द फर्स्ट प्रॉपर्टी कि जो पैकेजिंग होती है मटेरियल्स की वो वीक होती है एज कंपेयर टू सॉलिड. नंबर 2 इज इनमें भी पार्टिकल्स क्या है, इनमें दे हैव द फोर्स ऑफ इंटरैक्शन, इनमें भी इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस होती है बट दैट इज लो एज कंपेयर टू सॉलिड्स. सॉलिड से क्या होती है, कम होती है. थर्ड पॉइंट इज दैट दे हैव काइनेटिक एनर्जी. अब जस्ट थिंक, सॉलिड्स में काइनेटिक एनर्जी बहुत कम थी बट लिक्विड्स में काइनेटिक एनर्जी सॉलिड्स के कंपैरेटिवली क्या होगी, ज़्यादा. क्यों? क्योंकि यहाँ पे स्पेस है. देखिए पार्टिकल्स के बीच में स्पेस है, सो पार्टिकल इजीली क्या कर सकते हैं, मूव कर सकते हैं. फाइन. सो काइनेटिक एनर्जी इज मोर एज कंपेयर टू सॉलिड्स. सॉलिड्स के कंपैरेटिवली काइनेटिक एनर्जी ज़्यादा होती है. नेक्स्ट पॉइंट इज इनका कोई डेफिनेट शेप नहीं होता है. दे डू नॉट हैव डेफिनेट शेप. इनका डेफिनेट शेप नहीं होता है. यस, सपोज आई हैव वाटर इन अ ग्लास. अगर मैं इस पानी को ग्लास से आई जस्ट पोर इन दिस, तो ये इस यूटेंसिल का शेप ले लेगा. फाइन. सेम अगर वाटर को वापस डाल दूं तो ये ग्लास का शेप ले लेगा. सो बेसिकली वाटर में होता क्या है बच्चे, लिक्विड्स में व्हाट हैपन दैट दे डू नॉट हैव डेफिनेट शेप. ये वो जिस कंटेनर में डालेंगे वो उसी का ही शेप ले लेता है. नेक्स्ट इज दे हैव डेफिनेट वॉल्यूम. यस, अगर 1 लीटर है, 2 लीटर है, अगर आप उसको बॉटल से ग्लास में डाल रहे हो, the quantity, that volume will remain same. The definite volume, उसका volume क्या रहेगा, सेम रहेगा. नेक्स्ट इज दे आर लेस रिजिड. क्या ये हार्ड होते हैं, रिजिड होते हैं? नहीं, ये नहीं होते हैं. फाइन. दे कैन फ्लो. यस, वाटर कैन फ्लो. आई कैन इजिली शो यू वाटर कैन फ्लो. फाइन. सो दे हैव द प्रॉपर्टी ऑफ flowing. They can flow. And compressibility, no, they cannot. Negligible. Compressibility is not there. So this is about the liquid. Now we will talk about the gases. The third state of matter is gases. Gases में particles are so much, बहुत एक दूसरे से दूर होता है. So first point is that means उनकी पैकेजिंग कैसी होती है, बहुत ही पुअर पैकेजिंग होती है. So particles they are packed very poorly. Poorly means there is उनके बीच में बहुत ज़्यादा गैप होता है. क्लियर? मतलब जो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस होती हैं वो बिल्कुल लो होती हैं. इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस आर एक्सट्रीमली लो, बहुत ज़्यादा कम होती है. नेक्स्ट इज यस काइनेटिक एनर्जी. नाउ यू कैन मेक एन आइडिया. आपको आइडिया हो सकता है कि इसमें पार्टिकल्स में काइनेटिक एनर्जी बहुत ज़्यादा होती है बिकॉज इनमें डिस्टेंस और भी लिक्विड से भी ज़्यादा है. सो काइनेटिक एनर्जी इज मैक्सिमम. वी हैव मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी. नेक्स्ट पॉइंट इज दे डू नॉट हैव डेफिनेट शेप एंड डेफिनेट वॉल्यूम. ना ही इनका कोई डेफिनेट शेप होता है एंड नो डेफिनेट वॉल्यूम. अ सिंपल एग्जाम्पल इज आपने हॉस्पिटल्स में ऑक्सीजन सिलेंडर्स देखे हैं. सो ऑक्सीजन सिलेंडर्स में क्या होता है, ऑक्सीजन गैस होती है जिसे कि कंप्रेस करके हम किसी भी सिलेंडर में हम उसे ट्रांसफर कर सकते हैं. सो दैट इज दे डू नॉट, उनका अपना कोई डेफिनेट शेप डेफिनेट वॉल्यूम नहीं होता है. एंड दे आर नॉट रिजिड. वो रिजिड भी नहीं होते, नो रिजिडिटी. एंड नेक्स्ट पॉइंट इज यस कैन फ्लो. फ्लो कर सकते हैं, बह सकते हैं इजीली. एंड उनकी कंप्रेसिबिलिटी सबसे ज़्यादा होती है. यस, आपने बलून देखे हैं बेटा, हैव यू सीन द बलून्स?
सो बलून्स में क्या फील्ड होती है, गैस फील्ड होती है, एंड यू कैन प्रेस द बलून ऑल्सो, आप बलून को क्या कर सकते हो, प्रेस भी कर सकते हो, दैट मीन्स वो गैस के पार्टिकल्स आपस में दे आर कमिंग क्लोजर, वो पास आने शुरू हो जाते हैं, जैसे ही आप बलून को छोड़ते हो उसके पार्टिकल्स मूव करने शुरू हो जाते हैं, सो दे आर कंप्रेसिबल। इसी साथ हम सॉलिड लिक्विड गैसेस आप एक बार रिवाइज कर लीजिएगा और इनका डिफरेंस यू कैन मेक आउट, आप उनका डिफरेंस कर सकते हो कि इनमें तीनों में क्या डिफरेंस है। नेक्स्ट टॉपिक इज कैन मैटर चेंज इट्स स्टेट, क्या मैटर अपनी स्टेट चेंज कर सकता है? यस, सॉलिड हमने बहुत बार ऑब्जर्व किया है, सॉलिड किस स्टेट में होता है, इफ आई टॉक अबाउट वाटर, तो सॉलिड is in the state of, that is ice is in the state of solid, liquid as the familiar water, and number 3 is gas, gas किस फॉर्म में होता है, वाटर वेपर की फॉर्म, भाप की फॉर्म में, ठीक है, दैट इज वाटर वेपर। सो मैटर अपनी स्टेट चेंज कर सकता है, सॉलिड, आइस, लिक्विड, वाटर, गैस, वाटर वेपर। नाउ अगर हम इन सिचुएशंस की बात करें तो इफेक्ट ऑफ चेंज ऑफ टेम्परेचर, टेम्परेचर का क्या इफेक्ट, चेंज अगर टेम्परेचर चेंज करते हैं तो उसका क्या इफेक्ट पड़ता है। पहले हम सॉलिड्स की बात कर लेते हैं। मान लीजिए आपके पास कोई भी सॉलिड है और आप उसे हीट के थ्रू आप टेम्परेचर राइज करते हो, व्हेन यू राइज द टेम्परेचर, जैसे ही आप टेम्परेचर बढ़ाते हो किसी भी सॉलिड का, तो उसमें जो पार्टिकल्स हैं उस सॉलिड के, वो सॉलिड के पार्टिकल्स काइनेटिक एनर्जी पोजेस करते हैं। काइनेटिक एनर्जी, हमने फिर से हम बार बार ये काइनेटिक एनर्जी आ रहा है पिक्चर में, काइनेटिक एनर्जी दैट मीन्स दैट इज ड्यू टू द मोशन, जो एनर्जी पोजेस्ड बाय एनी बॉडी ड्यू टू इट्स मोशन, जो मूवमेंट की वजह से जो एनर्जी जनरेट होती है, दैट इज काइनेटिक एनर्जी। अगर हमने किसी भी ऑब्जेक्ट, किसी भी सॉलिड का टेम्परेचर बढ़ा दिया तो उसमें काइनेटिक एनर्जी भी बढ़ जाएगी, क्योंकि पार्टिकल्स क्या होंगे, टूटने शुरू हो जाएंगे, ब्रेक होने शुरू हो जाएंगे, सो उसकी काइनेटिक एनर्जी भी बढ़नी स्टार्ट हो जाएगी। सो इस काइनेटिक एनर्जी के बढ़ने से, काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज होने से पार्टिकल्स जो हैं वो ज़्यादा स्पीड से वाइब्रेट करना स्टार्ट करेंगे, मतलब उनकी जो मूवमेंट है बहुत ज़्यादा फास्ट हो जाएगी। नेक्स्ट इज द एनर्जी सप्लाइड बाय हीट ओवरकम्स द फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द पार्टिकल। जैसे ही एनर्जी ये बढ़ती जाएगी, इनका अट्रैक्शन क्या होता जाएगा, और ज़्यादा कम होता जाएगा। क्यों? क्योंकि ये मोशन में है, मूव कर रहे हैं, तो पार्टिकल्स एक दूसरे से दूर जाएंगे, पास नहीं आएंगे। नेक्स्ट, for this the particle leave their fixed position and start moving more freely। particles जो है वो बहुत ही फ्री इधर से उधर मूव करना स्टार्ट करेंगे। अब यहाँ पे पिक्चर में एक छोटा सा टॉपिक आता है, दैट इज कॉल्ड मेल्टिंग पॉइंट। देखिए चिल्ड्रन, व्हाट इज मेल्टिंग पॉइंट? मेल्टिंग पॉइंट मतलब एक मिनिमम टेम्परेचर, जिस टेम्परेचर, कम से कम टेम्परेचर जिस पर एक सॉलिड मेल्ट हो जाता है और किस फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है, मेल्ट होके, अगर मैं आइस की बात करूं और मैं इसे हीट करूं, आइस को हीट करने पे, तो ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा, वाटर में कन्वर्ट हो जाएगा, दैट मीन्स लिक्विड फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा। क्लियर? एट द एटमॉस्फेरिक प्रेशर, सो दिस इज कॉल्ड मेल्टिंग पॉइंट। अब यहाँ पे एक टर्म आई है, आपने ध्यान दिया हो, एटमॉस्फेरिक प्रेशर। एटमॉस्फेरिक प्रेशर नाम से ही पता चल रहा है, द प्रेशर एक्सर्टेड बाय द वेट ऑफ द एटमॉस्फेयर। एटमॉस्फेरिक प्रेशर का मतलब होता है द प्रेशर एक्सर्टेड, एक्सर्ट करना, प्रेशर बढ़ाना, प्रेशर एक्सर्ट करना बाय द वेट ऑफ द एटमॉस्फेयर। एटमॉस्फेयर में क्या प्रेजेंट होता है बच्चों?
एटमॉस्फेयर में गैसेस होती हैं, ठीक है, तो वो आपस में रैंडमली मूव करती हैं जब मोशन में होती हैं, और जब वो आपस में टकराती हैं तो क्या करती हैं, प्रेशर एक्सर्ट करती हैं, तो उसे बोला जाता है एटमॉस्फेरिक प्रेशर। नाउ मेल्टिंग पॉइंट ऑफ सॉलिड किस चीज़ का इंडिकेशन है? अगर मैं आइस का मेल्टिंग पॉइंट की बात करूं, आइस का मेल्टिंग पॉइंट कितना होता है? आइस का मेल्टिंग पॉइंट 273.16 केल्विन। सो एट दिस टेम्परेचर आइस मेल्ट्स, सो दिस इज द मेल्टिंग पॉइंट ऑफ आइस। अब देखिए बच्चों, एक बहुत समझने वाली बात है, व्हेन अ सॉलिड मेल्ट्स its temperature remain the same, so where does the heat energy go? जब भी किसी सॉलिड को मेल्ट किया जाता है तो उसका टेम्परेचर क्या रहता है, सेम रहता है, तो उसकी एनर्जी कहाँ जाती है? देखिए, जब भी हम मेल्टिंग का, मान लीजिए आइस है हमारे पास, हमने आइस क्यूब्स ले लिए हैं, ठीक है, अब ये आइस को हमने मेल्ट किया है, दैट मीन्स वी हैव टू सप्लाई सम हीट। इस आइस को अगर हम हीट देंगे या टेम्परेचर इसका सिस्टम का इसको टेम्परेचर देंगे, हीट देंगे, तो आइस क्या होना शुरू हो जाएगी, मेल्ट होना स्टार्ट हो जाएगी। एंड द टेम्परेचर ऑफ द सिस्टम वो चेंज तब तक चेंज नहीं होगा जब तक वो मेल्टिंग पॉइंट तक ना पहुंच जाए, दैट मीन्स इस पॉइंट तक 273.16 केल्विन। सो टिल दिस पॉइंट द आइस क्या हो जाती है, मेल्ट हो जाती है। अगर कॉन्टिन्यूसली मान लीजिए आप इसको हीट सप्लाई करते जा रहे हो तो दिस हीट गेट यूज्ड अप बाय चेंजिंग द स्टेट चेंज, मतलब सॉलिड से किस में कन्वर्ट हो गया, लिक्विड में कन्वर्ट हो गया, तो वो हीट जो है वो वहां पे यूज हो जाती है। इस स्टेट से इस स्टेट में कन्वर्ट करने के लिए हीट क्या हो गई, यूज्ड अप हो गई बाय ओवरकमिंग द फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द पार्टिकल्स। यस, इसके पार्टिकल्स क्या थे, बहुत ज़्यादा आपस में इनकी बहुत फोर्सेस बहुत हाई थी, बट इस फोर्स को क्या करते गए, हीट से ब्रेक करते गए, और आपका ये फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन क्या हो गई, कम हो गई जब ये लिक्विड स्टेट में आ गया। सो as this heat energy is absorbed by the ice without showing and rise in the temperature, it is considered that जो हीट थी ना बच्चे, वो कहाँ पे चलेगी, जो बीकर में कंटेंट थे उसके बीच में जाके वो छुप गई है, उसे बोला जाता है लेटेंट हीट। व्हाट वी कॉल इट, लेटेंट हीट। लेटेंट वर्ड का मतलब होता है हिडन। जो छुपी हुई हीट होती है वो कहाँ होती है, वो आइस के ही बीच में, जो आप बोल सकते हो कि जो स्पेस होता है उसी में ही जाके वो हाइड हो जाती है, दैट इज कॉल्ड लेटेंट हीट। अब यहाँ पे एक डेफिनेशन आ जाती है आपकी, दैट इज लेटेंट हीट ऑफ, इट्स इंपॉर्टेंट, लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन, लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। सो ये क्या डेफिनेशन है बच्चों, द अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी, इसको ध्यान से समझिएगा, द अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी, कितनी आपने हीट एनर्जी सप्लाई की है या जो हमें चाहिए, इज रिक्वायर्ड, किस लिए चाहिए, टू चेंज, ये हीट एनर्जी हमें चाहिए टू चेंज 1 किलोग्राम ऑफ अ सॉलिड, किसी भी 1 किलोग्राम सॉलिड को कन्वर्ट करने के लिए लिक्विड में, किसमें कन्वर्ट करने के लिए, लिक्विड एट एटमॉस्फेरिक प्रेशर, एट इट्स melting point. This is called latent heat of fusion. So particles in water, मान लीजिए पार्टिकल्स जो है वाटर में, जो पार्टिकल्स हैं at 0 डिग्री सेल्सियस दे हैव मोर एनर्जी एज कंपेयर टू द पार्टिकल्स इन आइस एट सेम टेम्परेचर। बच्चों इसको ध्यान में रखिएगा कि पार्टिकल, वाटर पार्टिकल्स at 0 डिग्री सेल्सियस, दैट मीन्स 273 केल्विन, इसकी एनर्जी क्या होती है, बहुत ज़्यादा एनर्जी होती है एज कंपेयर टू द पार्टिकल्स ऑफ आइस, पार्टिकल्स ऑफ आइस पार्टिकल्स, क्लियर। और टेम्परेचर दोनों में क्या है, टेम्परेचर इज
C. This is the condition. Next is boiling point. जैसे हमने मेल्टिंग पॉइंट के बारे में पढ़ा है वैसे भी हम बॉइलिंग पॉइंट की बात करेंगे. बॉइलिंग पॉइंट मीन्स द टेम्परेचर एट विच, वो टेम्परेचर एट विच बॉइल होना. बॉइलिंग पॉइंट मतलब बॉइल क्या होता है बच्चों? लिक्विड बॉइल होता है, पानी बॉइल होता है, देखा है आपने. एट विच अ लिक्विड starts boiling at the atmospheric pressure is known as boiling point. Boiling point को एक बल्क फिनोमिना बोला जाता है. बल्क मीन्स वेरी बिग सॉर्ट ऑफ, ठीक है. तो बल्क फिनोमिना इसे कहा जाता है. एंड फॉर वाटर, पानी के लिए ये टेम्परेचर कितना होता है? द टेम्परेचर इज 373 केल्विन. दैट मीन्स 100 डिग्री सेल्सियस पे आपका वाटर बॉईल होता है, लिक्विड बॉईल होता है. अगर मुझे इसे कन्वर्ट करना है डिग्री सेल्सियस, देखिए बेटा ये यूनिट्स हैं, कन्वर्जन यूनिट्स हैं टेम्परेचर के. डिग्री सेल्सियस, केल्विन, फ़ारेनहाइट. सो आपको सेल्सियस को केल्विन में कन्वर्ट करना है. यू वांट टू कन्वर्ट इनटू द केल्विन. सो कैसे कन्वर्ट करेंगे? 100 प्लस 273, इसमें सिंपली ऐड कर दीजिए, you will get 373 Kelvin. So 100 डिग्री सेल्सियस को 373 हमने केल्विन में कन्वर्ट कर दिया. So this is the conversion basically. Now ये latent heat of fusion के बाद एक ऐसा ही हमारा definition आ जाता है, latent heat of vaporization. Vaporization मतलब vapor form में, है ना, भाप के लिए heat of vaporization. अब इसे कैसे define करेंगे? The quantity of heat, quantity मतलब कितनी मात्रा है, कितना amount है, fine. The quantity of heat in joules. This is again a unit. Joules required to convert कितना? 1 kg. क्या कन्वर्ट करने के लिए? अगर आप कंपेयर करिए, देखिए हम यहाँ क्या कन्वर्ट कर रहे हैं? सॉलिड. बट यहाँ पे हम क्या कन्वर्ट करेंगे? 1 kg ऑफ द लिक्विड. दैट मीन्स उसका बॉइलिंग पॉइंट होगा वो एट इट्स बॉइलिंग पॉइंट टू वेपर और गैस विदाउट एनी चेंज इन टेम्परेचर. इसमें कोई टेम्परेचर में चेंज नहीं होगा, विदाउट एनी चेंज इन टेम्परेचर. So this is called latent heat of vaporization. Latent heat of fusion में आप solids को liquid में convert कर रहे हो, and vaporization में आप liquid को vapor में convert कर रहे हो. So this is the only difference between these two. Now next is number 2. अभी हमने temperature की बात करी, अभी बच्चों हम pressure की बात करेंगे. Effect of change of pressure. Effect of change of pressure. Now applying pressure, अगर हम गैस की बात करें तो गैसेस में प्रेशर अप्लाई किया जाता है, बट हमारी कंडीशन क्या होती है कि आप प्रेशर अप्लाई करिए बट टेम्परेचर को क्या कर दीजिए? कम कर दीजिए. फाइन. सो अप्लाइंग प्रेशर एंड रिड्यूसिंग टेम्परेचर. टेम्परेचर को क्या करना पड़ेगा? कम करना पड़ेगा. सो दिस इज द चेंज ऑफ प्रेशर. इसका बहुत ही एक छोटा सा एक कॉन्सेप्ट आता है कि सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड, ये क्वेश्चन भी है आपके एनसीईआरटी में. सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड इज ऑल्सो नोन एज ड्राई आइस. इसे हम ड्राई आइस भी बोलते हैं. क्यों बोलते हैं? दैट इज द क्वेश्चन कि कार्बन डाइऑक्साइड, सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड इज ऑल्सो नोन एज ड्राई आइस. देखिए बच्चों, इसका एक बहुत सिंपल सा आंसर है कि सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड इजीली और डायरेक्टली कन्वर्ट हो जाता है गैसियस स्टेट में. कब होता है? जब हम प्रेशर को क्या करते हैं? कम करते हैं. बाय डिक्रीजिंग द प्रेशर टू 1 एटमॉस्फेयर. उस प्रेशर को क्या करते हैं? कम करते हैं विदाउट कमिंग इनटू द लिक्विड स्टेट. दैट मीन्स डायरेक्टली हम कन्वर्ट करते हैं गैसेस को सॉलिड्स में
विदाउट कमिंग टू द लिक्विड स्टेट। और वो कैसे होता है? प्रेशर को डिक्रीज करके। और कितना प्रेशर डिक्रीज किया जाता है? प्रेशर टू बी डिक्रीज टू 1 एटमॉस्फेयर, 1 एटमॉस्फेयर तक प्रेशर को डिक्रीज किया जाता है, जिससे सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड को हम ड्राई आइस भी कहते हैं। और इसको हम कैसे स्टोर कर सकते हैं? हम जनरली किसी भी कंडीशन पे स्टोर नहीं कर सकते। ये ड्राई आइस को हमें हाई प्रेशर पे ही स्टोर करना पड़ता है। दैट मीन्स इट इज स्टोर्ड अंडर हाई प्रेशर। ट्राई टू अंडरस्टैंड, समझिए, बहुत इजी, बहुत आसान टॉपिक्स हैं। क्लियर? इसको एक बार समझने की कोशिश करिए। नाउ नेक्स्ट टॉपिक इज interconversion of the 3 states of matter. 3 states of matter हम सबको पता है, सॉलिड, लिक्विड एंड गैसेस। क्या हम इनको एक स्टेट से दूसरी स्टेट में कन्वर्ट कर सकते हैं? जी हाँ, सॉलिड टू लिक्विड, लिक्विड टू गैस। फाइन। तो सॉलिड से लिक्विड, लिक्विड से गैसियस हम कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं? अगर मुझे आइस को वाटर में कन्वर्ट करना है, सो द सिंपल इज व्हाट, मैं आइस को मेल्ट कर दूं, वो लिक्विड में कन्वर्ट हो जाएगा। वी कॉल इट मेल्टिंग। इसको आप कहीं कहीं देखोगे कि यहाँ पे फ्यूजन भी लिखा गया है। ठीक है, लिक्विड टू गैस, दैट मीन्स अगर वाटर से मुझे वाटर वेपर बनाना है, सो हम क्या करेंगे? सिंपल वेपोराइजेशन, वेपोराइजेशन, वेपर्स में कन्वर्ट हो जाएंगे। हम हीट करेंगे लिक्विड को, वो गैसियस वेपर्स में कन्वर्ट हो जाएंगे। रिवर्स देखिए, गैस को हम लिक्विड में कन्वर्ट कर सकते हैं। यस, अगर हम वेपर्स को ठंडा कर दें, जो हमारे वेपर्स थे वेपराइजेशन के दौरान, जो वेपर्स को कंडेंस कर दे, ठंडा कर दे, तो वो किस में कन्वर्ट हो जाते हैं? वापस लिक्विड में कन्वर्ट हो जाते हैं। नाउ लिक्विड टू सॉलिड, यस, लिक्विड टू सॉलिड, दैट इज फ्रीजिंग। आप वाटर को रेफ्रिजरेटर में रखिए तो वो आइस में कन्वर्ट हो जाते हैं। फ्रीजिंग, दैट इज कॉल्ड फ्रीजिंग, जिसको आप सॉलिडिफिकेशन भी बोलते हैं, सॉलिडिफिकेशन। क्लियर? अब देखिए, एक सिचुएशन ऐसी है जहां पे हम सॉलिड को गैसेस में डायरेक्टली, विदाउट कमिंग टू द स्टेट ऑफ लिक्विड, लिक्विड स्टेट में आए बिना हम डायरेक्टली सॉलिड को गैस में कन्वर्ट कर सकते हैं। दैट इज कॉल्ड सब्लिमेशन, दैट इज कॉल्ड सब्लिमेशन। अगर आपने नेप्थलीन बॉल्स देखी हो, नेप्थलीन बॉल्स होती हैं जैसे आप वूलन कपड़ों में जो वाइट छोटी छोटी टैबलेट्स होती हैं, दैट इज कॉल्ड नेप्थलीन बॉल। तो आप जब एक सीजन में उन बॉल्स को डालते हैं विंटर क्लोथ्स में, तो आप देखते हो जब नेक्स्ट सीजन में आप उन क्लोथ्स को निकालते हो, सो दैट उसका साइज बहुत कम हो जाता है नेप्थलीन बॉल्स का। सो दैट मीन्स वो डायरेक्ट सॉलिड टू किस में कन्वर्ट हो रहे हैं? गैस में कन्वर्ट हो रहे हैं। इसका एक एग्जाम्पल और है कैम्फर। कैम्फर होता है कपूर, जो आपने अपने जहाँ पूजा होती है वहाँ पे आपने देखा होगा, वाइट कलर की छोटी सी टैबलेट की तरह होता है। सो आप उसको डायरेक्टली क्या करते हो? आप हीट अप कर देते हो, वो डायरेक्टली किस में कन्वर्ट हो जाता है? गैस में कन्वर्ट हो जाता है। सो दैट इज द एग्जाम्पल ऑफ कैम्फर, इज द एग्जाम्पल ऑफ सब्लिमेशन। नैप्थलीन बॉल्स आर द एग्जाम्पल ऑफ सब्लिमेशन। लाइक अगर मैं आपको दिखा ही दूं तो दिस इज द नैप्थलीन बॉल, आपने ये देखी होगी। दिस इज द नैप्थलीन बॉल जो हम विंटर क्लोथ्स में या सिल्क क्लोथ्स इन सब में डालते हैं, सो दैट की जो सिल्वर फिश है वो आपके क्लोथ्स को हार्म ना पहुंचाए। सो दिस इज द example of sublimation. Now next very important and last topic is evaporation. What is evaporation? Evaporation means कि आप you are changing the state. Fine. The phenomena of change of a liquid into vapor at any temperature below its boiling point is called evaporation. अगर मैं आपको फिर से बता दूं, इवेपोरेशन दैट इज द फिनोमिना, ये वो प्रोसेस है, फिनोमिना ऑफ चेंज ऑफ अ लिक्विड
आप लिक्विड को किस में कन्वर्ट करते हो, किस स्टेट में, वेपर स्टेट में, भाप, एट एनी टेम्परेचर बट इट शुड बी बिलो इट्स बॉइलिंग पॉइंट, और बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है 100 डिग्री सेल्सियस, उससे कम होना चाहिए. सो द प्रोसेस इज कॉल्ड इवेपोरेशन. देखिए बेटा, इसके बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्टर्स हैं जो हमें समझना ज़रूरी है. क्रैम करने की बजाय अगर आप इन्हें समझेंगे तो आपके लिए बहुत ईजी हो जाएगा ये टॉपिक. फैक्टर्स, नंबर 1 फैक्टर इज इंक्रीज इन सरफेस एरिया. इवेपोरेशन कब फास्ट होती है, रेट ऑफ इवेपोरेशन कब बढ़ता है, कब चीज़ों में आप ये बोल सकते हो कैसे ड्राई होती है ज़्यादा, है ना. हम एक सिंपल भाषा में बोल सकते हैं इंक्रीज ऑफ सरफेस एरिया. देखिए इसके लिए एक बहुत सिंपल सा एग्जांपल है. सपोज आपने आप यू आर टेकिंग मिल्क, आप सुबह स्कूल जाना है ना, आप यू आर गेटिंग लेट, तो आप क्या करते हो, आप मिल्क लेते हो ग्लास में, और सपोज आपकी मम्मा मिल्क जो है वो ग्लास में, इट्स वेरी हॉट, तो वो क्या करेंगे, ट्रांसफ़र कर देंगे किसी एक बाउल में. ठीक है, दैट बॉल का सरफेस एरिया क्या है, इसके सरफेस एरिया से इसका सरफेस एरिया ज़्यादा है. सो दैट मीन्स आपका जो मिल्क है वो किस में जल्दी यू कैन से कि ठंडा होगा, जिसका सरफेस एरिया ज़्यादा है. ग्लास का सरफेस एरिया इज लेस, सो मोर सरफेस एरिया, अगर सरफेस एरिया ज़्यादा है, मोर सरफेस एरिया, सो इवेपोरेशन विल बी फास्टर. आपका दूध उतना ही, इवेपोरेशन उतनी ही फास्ट होगी. वेरी इजी, बहुत सिंपल है, जस्ट आप इसको रिलेट करिए, आपको समझ में आ जाएगा. नंबर 2 इज एन इंक्रीज इन टेम्परेचर. एन इंक्रीज इन टेम्परेचर, अगर आप टेम्परेचर बढ़ा दें, मान लीजिए आप इट्स समर्स में हम क्लोथ्स बाहर डालते हैं धूप में सूखने के लिए, तो अगर टेम्परेचर ज़्यादा है, गर्मी ज़्यादा है, अगर धूप बहुत तेज़ है, तो आपके जो क्लोथ्स हैं दे विल ड्राई फास्टर, मतलब उसमें इवेपोरेशन क्या होगी, बहुत ही फास्ट होगी. क्लियर. सो दैट मीन्स अगर हम टेम्परेचर बढ़ा देते हैं, इंक्रीज कर देते हैं टेम्परेचर, सो नंबर ऑफ पार्टिकल्स गेट इनफ काइनेटिक एनर्जी टू गो इनटू द वेपर स्टेट. दैट मीन्स इवेपोरेशन भी क्या होगी, बहुत, इवेपोरेशन विल बी फास्ट. उतनी ही जल्दी आपके क्लोथ्स भी क्या होंगे, कपड़े उतनी ही जल्दी सूखेंगे. सो दैट इज द इफेक्ट ऑफ. सेकेंड पॉइंट इज एन इंक्रीज इन टेम्परेचर. जैसे ही टेम्परेचर बढ़ता जाएगा वैसे ही इवेपोरेशन हमारी फास्ट होगी. टेम्परेचर बढ़ने का एक बहुत सिंपल सा इजी सा एग्जांपल है, जब भी हम कपड़े सुखाने के लिए बाहर धूप में डालते हैं, तेज धूप में डालते हैं, तो कपड़े बहुत जल्दी सूख जाते हैं. इसका मतलब कि जो वाटर प्रेजेंट होता है क्लोथ्स में वो फास्ट इवेपोरेशन होती है. दैट मीन्स उन पार्टिकल्स की मूवमेंट क्या होती है, फास्ट होती है. काइनेटिक एनर्जी इज मोर इन दैट केस. ठीक है, तो इवेपोरेशन विल बी फास्टर. थर्ड पॉइंट इज डिक्रीज इन ह्यूमिडिटी. ह्यूमिडिटी वर्ड का मतलब क्या है बच्चों, दैट मीन्स अमाउंट ऑफ वाटर, कितना वाटर प्रेजेंट है एयर में, वाटर प्रेजेंट इन एयर, दैट इज ह्यूमिडिटी. अगर ऑलरेडी एयर में वाटर प्रेजेंट है एंड आपको कपड़े ही सुखाने हैं, ठीक है, तो बाहर भी उतना पानी है, क्लोथ्स भी दे आर ऑल्सो वेट, तो डिक्रीज इन ह्यूमिडिटी क्या होनी चाहिए, एटमॉस्फेयर में ह्यूमिडिटी कम होनी चाहिए, सो दैट हमारी इवेपोरेशन क्या हो सके, फास्ट हो सके, इवेपोरेशन का रेट इंक्रीज हो सके. बट अगर ह्यूमिडिटी ज़्यादा है एटमॉस्फेयर में, देन द इवेपोरेशन का रेट क्या होगा, फिर कम होगा, वो ज़्यादा नहीं होगा. सो दिस इज द कंडीशन कि ह्यूमिडिटी एटमॉस्फेयर में, मतलब अमाउंट ऑफ वाटर क्या होना चाहिए, कम होना चाहिए, तभी इवेपोरेशन क्या होगी, फास्ट होगी. नाउ द फोर्थ पॉइंट, द लास्ट पॉइंट इज एन इंक्रीज इन विंड स्पीड. यस बच्चों, अगर मैं सेम क्लोथ्स ही ड्राई करने का एग्जाम्पल लूँ, अगर हवा तेज़ है तो आपकी इवेपोरेशन विल बी
फास्टर. क्लियर? दैट मीन्स जो वाटर वेपर है वो विंड की, हवा की वजह से क्या हो जाएंगे, जल्दी ही वो वेपराइज हो जाएंगे. सो द अमाउंट ऑफ वाटर वेपर इन द सराउंडिंग आपका क्या होना चाहिए, डिक्रीज होना चाहिए. तभी आपकी जैसे ही विंड स्पीड बढ़ेगी इवेपोरेशन क्या हो जाएगी, फास्टर हो जाएगी. सो दीज द 4 फैक्टर्स टू इंक्रीज द रेट ऑफ इवेपोरेशन. मैं एक बार रिकैप्चुलेट कर दूं. इंक्रीज ऑफ सरफेस एरिया आपकी रेट ऑफ इवेपोरेशन को बढ़ाते हैं. इंक्रीज इन टेम्परेचर आपकी इवेपोरेशन के रेट को बढ़ाते हैं. और डिक्रीज इन ह्यूमिडिटी आपकी इवेपोरेशन के रेट को बढ़ाते हैं. एंड इंक्रीज इन विंड स्पीड ऑल्सो इंक्रीजेज द रेट ऑफ इवेपोरेशन. इस चैप्टर के नोट्स मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिए हैं, आप वहाँ से रेफर कर सकते हो. थैंक यू.